हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाई दिवाकर पर। तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए आपके पास में ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है, फिर अपनी ये क्लास शुरू करेंगे। तो वो आंसर आना शुरू हो चुके हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया। नेहा यादव, ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्लीज बताइए। एक बार बताइए आपके पास में ऑडियो वीडियो क्लियर है। नेहा यादव, बताइए प्लीज। एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। अपनी मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आप लोग की तरफ से बताइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। चलो, बोथ आर क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि द पुस्तक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, किसका लेखन है? इसी सैम्पल का है। ममता साधना संधा, ओके, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये पुस्तक आपसे पूछ रही है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसका लेखन है। तो एसी सैम्पल का है, ई हटिंगटन का है, एच जे मैकिंडर का या फिर गिफिट टेलर का। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी, ई हटिंगटन हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? हटिंगटन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और पल्स ऑफ एशिया है, ये किसकी है? ये भी हटिंगटन की है, ठीक है। आपसे पूछी जाती है तो पल्स ऑफ एशिया है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन है, करेक्टर ऑफ रेसेस है। ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के द्वारा सॉरी हटिंगटन के द्वारा लिखी गई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है? विलियम मॉरिस डेविस को किया गया है, मार्को पोलो को, फ्रेडरिक रेडसेल को या फिर बीबी डोकुचोक को? किसको किया गया है? शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट से सभी लोगों को। चलिए बताइए, मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है? तो देखिए, अपन लोग याद रखेंगे कि जो मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था, उसमें नाम किसका आता है? फ्रेडरिक रेटजेल का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दो कुछ और नहीं होगा, सी करेक्ट होगा इसका। चलो आगे बढ़िए। और इनकी एक बुक है रेडजेल की, वो आप लोग याद रखिएगा, एंथ्रोपोजोग्राफी। ये काफी बार पूछी जाती है और हमेशा फेमस रही है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल का जनक कौन है? ब्लॉन्स है, रेडजेल है, लिटर है, मोर देन वन ऑफ द अबव है या फिर नन ऑफ द अबव है? तो कौन है मानव भूगोल के संस्थापक? हाँ जी, रेडजेल, बहुत बढ़िया। तो ये अभी अपन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जानते हो आप लोग रेडजेल को। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर। Which one of the following approach to human development was initially proposed by the International Labour Organization? मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? इनकम अप्रोच किया था, वेलफेयर अप्रोच या फिर बेसिक नीड अप्रोच किया था या फिर कैपेबिलिटी अप्रोच किया था? तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो वो क्या था? हाँ जी, सभी लोग आंसर कीजिए ना, और एक बार अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।
तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था वो आप लोगों का क्या था, बेसिक नीड्स था। ठीक है, क्या था ये, बेसिक नीड्स था। सी आंसर यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब बेसिक नीड्स में आप लोग किन किन को शामिल करोगे ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो जैसे इसमें शामिल किया गया था, 6 उपागम थे। ठीक है, 6 उपागम थे, कौन कौन से थे, श्रम, श्रम में 6 उपागम कौन कौन से थे, एक तो आपका था स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, उसके बाद में आप लोगों का शिक्षा, ये बेसिक नीड में आते हैं ना। शिक्षा के बाद में आप लोगों का भोजन, भोजन के बाद में आपकी जलापूर्ति। ठीक है, और जलापूर्ति के बाद में स्वच्छता और आवास, स्वच्छता एंड आवास। ये इनके 6 प्रस्तावित मूल थे जो आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, with which one of the following approach of human development international labor organization is associate, मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से किसके साथ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधित है, किसके साथ संबंधित है। तो अभी अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये किसके साथ हो जाएगा, बेसिक नीड्स के साथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए आपको 2 बार दिखाई दिए हैं। Which one of the following approach of human development is associated with अमर्त्य सेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको नाम याद रखना है, अमर्त्य सेन का है, शिक्षा, फूड, लेबर, हेल्थ। हाँ जी, हाँ जी, चलो अमर्त्य सेन है। और निम्नलिखित मानव विकास के उपागमों में से किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा हुआ है। कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है, इनकम अप्रोच के साथ में जुड़ा हुआ है, कैपेबिलिटी अप्रोच या फिर बेसिक नीड अप्रोच के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो अमर्त्य सेन को आप लोग याद रखना है और इनका नाम किसके साथ में जुड़ा हुआ है ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए किसके साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो देखिए अपन लोगों ने पढ़ा है कि मानव भूगोल के कुछ उपागम है जिसमें आपका आय उपागम आता है, यानी कि इनकम अप्रोच आता है, वेलफेयर अप्रोच आता है, आधारभूत आवश्यकता अप्रोच आ जाता है आप लोगों का, यानी कि जो बेसिक नीड अप्रोच है, और एक आता है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। ये किसके अप्रोच हो जाएंगे, ये आप लोगों के अप्रोच हो जाएंगे किसके, मानव विकास के। ठीक है, लेकिन अमर्त्य सेन का जो नाम आता है वो आप लोग याद रखेंगे, अमर्त्य सेन का नाम अपन लोग कैपेबिलिटी अप्रोच में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए थे किससे, अमर्त्य सेन जुड़े हुए थे कैपेबिलिटी अप्रोच से। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, with which one of the following approach of human development international labor organization is associate, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का संबंध निम्नलिखित मानव विकास के किस उपागम से है। फिर से वही ऑप्शन आप लोगों का पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा गया इसलिए रिपीट हुआ है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ से आप देख ही लीजिए ये सभी क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अर्बन ज्योग्राफी इज अ सब फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से नगरीय भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उप शाखा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यानी कि आर्थिक भूगोल की है, कल्चरल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, किसकी शाखा है, मानव भूगोल की उप शाखा आप लोगों से पूछी गई है। तो यहाँ पे मानव भूगोल की उप शाखा आप लोग याद रखेंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो जाएगी। ये सभी शाखाएं में आएंगी लेकिन ये उप शाखा हो जाएगी। ठीक है, सी आंसर करेक्ट होगा। विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन,
भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? मोस्ट कई सारे लोग लाइव हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आंसर भी कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से संबंधित है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? इसमें आप लोग मानव भूगोल को भी रख लोगे, सामाजिक भूगोल को भी रख लोगे, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है? ये लो आपसे पूछ लिया गया। रिसोर्स ज्योग्राफी है, मेडिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या फिर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी? सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र आप लोगों से पूछा गया है, तो कौन सा इसमें शामिल करोगे आप लोग? तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आप लोग शामिल करोगे मेडिकल ज्योग्राफी को। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेडिकल ज्योग्राफी जो है वो आता है किसके अंतर्गत? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which one of the following approach of human geography emerged during 1970s? मानव भूगोल के निम्नलिखित विभागों में किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ था? किसका हुआ था? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का, यानी कि अन्वेषण और वर्णन का, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का, एरियल डिफरेंशिएशन का, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन का? किसका हुआ था? 1970 के टाइम में ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो 1970 का टाइम अपन लोग पढ़ते हैं वो ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानववादी भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2011? 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा है? 126 रहा है, 134 रहा, 128 रहा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव रहा? क्या स्थान रहा था 2011 में? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 2011 में स्थान रहा था 134। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। With reference to Gross National Happiness Index (GNH), consider the following statement. सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट फोकसेस ऑन नॉन मटेरियल एंड डेवलपमेंट, यह गैर भौतिक और विकास पर केंद्रित है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द हार्मफुल इफेक्ट्स, या पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखता है। द कॉन्सेप्ट जीएनएस वॉज स्टार्टेड इन भूटान, जीएनएच जो अवधारणा है वो भूटान से शुरू की गई थी। या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है जीएनएच के संबंध में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, याद रखेंगे आप लोग इसको। जो जीएनएच है आपका, आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग याद रखें कि जो
ये अवधारणाएं भूटान से ही शुरू की गई थी। वहां के जो चौथे राजा थे जिनका नाम था महामहिम जिंगबे सिंगे वांगचुक था इनका नाम। कुछ लंबा नाम है। और 1970 के दशक में ये शुरू हुई थी। ये अपन लोगों को पता है। और यहाँ पे पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मोर देन वन ऑफ द अब ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। सस्टेनेबिलिटी वन ऑफ द फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्टली डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। स्थिरता मानव विकास के चार स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है। कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन चॉइस, मानव विकल्पों में सुधार। या फिर इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सभी के लिए अवसरों की समान पहुंच। मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक है आपके, या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए यहाँ पे बताइए आपका ये न्यू क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन लोग याद रखेंगे कि जो आंसर कीजिए 14 का डी आया, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एच डी आई है इसके चार स्तंभ कौन कौन से थे। एक तो था समता, याद रखेंगे आप लोग समता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समता, सतत पोषणीयता। और तीसरा कौन सा था इसका, उत्पादकता। और इसके बाद में आपका सशक्तिकरण, ठीक है। यानी कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए, मानव विकल्पों में सुधार होना चाहिए, सभी के लिए अवसरों की समान पहुंच होनी चाहिए, समता हो जाएगा, सतत पोषण विकास हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इट इज इंटेंजिबल, इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट, इसे बाजार में बेचा जा सकता है। इट इज इंस्पायरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, यह अपने स्वामी से अविभाज्य है। या फिर इट इज कंप्लीटली मोबाइल इन डिफरेंट कंट्रीज, इसका प्रभाव विभिन्न देशों में पूर्णतः निर्बाध है। ऑप्शंस आपको सामने दिए गए हैं, आंसर इनका करना है। यहाँ पे देखिए मानव पूंजी के बारे में अपन लोग देखें तो मानव पूंजी के बारे में कि यह अमूर्त है, यानी कि यह इंटेंजिबल है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट होगा कि नहीं होगा। चलिए, और इसे बाजार में बेचा जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यह अपने स्वामी से अविभाज्य नहीं है और इसका प्रभाव विभिन्न देशों में पूर्णतः निर्बाध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों का बी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। एक आपको चयन करना है सही आंसर का। असर्शन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है कि दिस इज डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था एक सूचक है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 12 ईयर टू 59 ईयर, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होती है। और in the case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। यानी कि तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीदी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, इनका आंसर आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपन लोग सही कथन का चयन करना है कि फर्स्ट जो कह रहा है कि बेरोजगारी में वृद्धि जो हो रही है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था एक सूचक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि मंदी क्यों आ रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी में कह रहा है कि जो तृतीयक क्षेत्रक है इसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आदि की जो सरीदी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं, ये भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है जो आप लोगों को दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है, बी एंड डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आप लोगों को भरना है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज एन, भौतिक पूंजी निर्माण है एक किसका? इकोनॉमिक प्रोसेस का, टेक्निकल प्रोसेस का, सोशल प्रोसेस का। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर का करना है। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे कि जो फिजिकल यानी कि भौतिक पूंजी है वो क्या होती है? ये एक आर्थिक प्रक्रिया है एंड एक तकनीकी प्रक्रिया है, दोनों इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों का आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। डी होगा। ठीक है, सभी न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के, ये 2023 और 24 में पूछे गए हैं, पीजीटी में ही पूछे गए हैं। चलो, अब इसमें आप लोग पूछोगे कि तकनीकी कैसे, क्योंकि आर्थिक तो अपन लोगों को पता है कि आर्थिक तो ये होता है, लेकिन तकनीकी आप जैसे जो मशीनरी होता है, कच्चा माल जो बनता है, ये सभी इनपुट इसमें शामिल किए जाते हैं, इसलिए इनको तकनीकी भी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। विच इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट इंडिकेटर फॉर सोशल वेलबींग? इनमें से कौन सा संकेत सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा सूचक है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, या फिर जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। कई सारे लोग लाइव हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? चलो शेयर कर दो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर करो। चलो, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संकेत जो है सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा सूचक है? तो उसमें आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जीवन प्रत्याशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा, जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव? डर रहे ये गलत ना हो जाए। अरे तो यहीं पे तो गलत होगा, पेपर में तो सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे गलत होगा तो आपको याद रहेगा। याद रहता है आपका, जब क्वेश्चन गलत होता है तो हमको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, सही रहता है तो हमको शॉर्ट टाइम के लिए याद रहता है। लोकेन सिंह 93 का सी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये जो लोकप्रिय बनाया गया था मानव विकास की अवधारणा को, वो किसके द्वारा बनाया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। सी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Since which one of the following year the United Nations Development Program UNDP is publishing Human Development Report? निम्नलिखित वर्षों में से कब से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है? 1975 से, 1980 से, 1985 से, या फिर 1990 से?
किसी ईयर से अपनी ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 90, 80, सॉरी 1990 होगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। एक और नाम इसमें आप लोग को याद रखना है, महबूब उल हक का। ठीक है, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, ये जो मानव विकास सूचकांक है सबसे पहले इन्होंने ये बनाया था 1990 में। आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक वह नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? जीवन स्तर नहीं है या फिर ज्ञान नहीं है? ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे जो मानव विकास के तीन बुनियादी घटक हैं उसमें शामिल नहीं होगा ज्ञान। ज्ञान एक पक्ष के रूप में रखा गया है, क्योंकि अपन लोग बोलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या शामिल किया गया, तीन घटक कौन कौन से वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन पहला घटक सबसे मेन, धीर एवं स्वस्थ जीवन। ठीक है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। और तीसरा है आपका जीवन निर्वाह स्तर। ये तीन घटक हैं जो आप लोग याद रखिएगा, पूछे जा सकेंगे। आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following indicator relate to health is currently used to develop human development index? मानव विकास सूचकांक विकसित करने में वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेत का प्रयोग किया जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर लेवल ऑफ मेल यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे जो मानव विकास सूचकांक है विकसित करने में वर्तमान में निम्नलिखित कुछ स्वास्थ्य संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे किया जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। What is the world life expectancy for human being in year as per 2015 World Population Prospectus? 2015 की जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा वर्षों में कितनी है? 68.7 है, 64.7 है, 66.7 या फिर 62.7 है? तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे कितनी है जीवन प्रत्याशा। ये 2015 की पूछी गई है आप लोगों से। तो 2015 में कितनी थी? 68.7 थी। और आज के टाइम में कितनी है? 72 है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है? चीन के पास में, भारत के पास में, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन? सबसे ज्यादा पूछी गई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे सबकी जान लीजिए। चीन की कितनी है? 78.6 है। भारत की कितनी है? 67.7 है। ऑस्ट्रेलिया की 83.6 है और स्वीडन की 83.5 है। तो आंसर आप लोगों का
सी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्ड द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड किया गया है? बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? न्यूनतम मानव विकास सूचकांक कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? तो ये यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे, बिहार अपना ये राज्य है जहां पे न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ ऑफिशियली proclaim the gross national happiness as the measure of the country's program is? एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक रूप से अपने देश की प्रगति से जोड़ा है। इंडोनेशिया को, सिंगापुर को, इंडिया यानी भारत को, भूटान को। किसने जोड़ा है? मेरा मेरा हरियाणा नहीं है, नहीं आपका, आप हरियाणा से हो? चलिए, तो प्रसन्नता को किसने जोड़ा है आधिकारिक रूप से? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, भूटान है और एकमात्र देश है। ठीक है, भूटान ही अकेला एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है, जो आपकी प्रसन्नता है उसको आधिकारिक रूप से अपनी देश की प्रगति से जोड़ा है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा से हो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सेम क्वेश्चन द्वारा यहाँ पे पेस्ट हो गया, हटा दो। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और धर्म, एजुकेशन लेवल एंड पॉलिटिक स्टेबिलिटी, शिक्षा स्तर और राजनीतिक स्थिरता, क्लाइमेट, रिसोर्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जलवायु, संसाधन और अर्थशास्त्र के अवसर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे देखिए, अपन लोग जनसंख्या को, जो जनसंख्या वितरण होता है उसको प्रभावित करने के कई सारे कारक हैं। तो इसमें भाषा धर्म भी आएगी, शिक्षा स्तर भी आएगा, जलवायु, संसाधन, अर्थशास्त्र भी आएगा, आर्थिक कारक भी होंगे, खनिज भी होंगे, नगरीकरण भी होंगे, औद्योगिकरण भी होंगे। ये सभी कारक यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे आप लोग भौतिक कारक और इनको आर्थिक कारक में बांट सकते हो। भौतिक कारक में जैसे जल की उपलब्धता हो गई, वहां की जलवायु हो गई, भू आकृति, वहां के उच्चावच वगैरह हो गए, मृदा हो गई वहां की। ठीक है, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा, आप लोग आर्थिक कारक एक अलग से इसको डिवाइड कर सकते हो। आर्थिक कारक में आप लोग खनिज को रख सकोगे, नगरीकरण को रख सकोगे, औद्योगिकरण को रख सकोगे। तो ये सभी आपके आर्थिक कारक में हो जाएंगे। तो जनसंख्या वितरण को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत वह है जो देती है क्या? मिनिमम डायमेंशन रिटर्न, न्यूनतम हासमान प्रतिफल, मैक्सिमम आउटपुट विद लेस रिसोर्स, कम संसाधनों के साथ में अधिकतम उत्पादन, या फिर मैक्सिमम इनकम पर हेड प्रति व्यक्ति अधिकतम आय, मिनिमम आउटपुट पर कैपिटा प्रति व्यक्ति न्यूनतम उत्पादन। जो आपका इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत है उसके द्वारा जो इष्टतम जनसंख्या है वो क्या देता है? तो यहाँ पे देखिए, इष्टतम जो जनसंख्या सिद्धांत है और उसके द्वारा जो इष्टतम है, इसका मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। वहाँ वेदर खराब है? हाँ, खराब तो नहीं है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैंने खिड़कियां खोल रखी हैं, अच्छी हवा आ रही है आज। कहीं ऐसा लग रहा है और पास बारिश हो गई है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन द क्रूड बर्थ रेट फॉर्मूला, सीबीआर आप लोगों को B1/P इंटू 1000, P स्टैंड फॉर, जो अशोधित जन्म दर है, इसका सूत्र आप लोगों को ये दिया गया है, और इसमें जो P है वो किसको व्यक्त करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। हाँ जी, आकांक्षा सिंह। चलिए, पॉपुलेशन ऑफ एरिया ऑन 31 दिसंबर, किसी क्षेत्र में 31 दिसंबर की जनसंख्या, ये अपनी यादों की है। चलिए, हाँ, पॉपुलेशन ऑफ एरिया 1 जनवरी, किसी क्षेत्र में 1 जनवरी की जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ एरिया ऑन 1 अप्रैल, किसी क्षेत्र में 1 अप्रैल की जनसंख्या। मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या। तो यहाँ पे आप लोग को जो पी है वो क्या डिनोट कर रही है? चलिए बताइए, पी का यहाँ पे मीन क्या है? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे डी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़िए, फॉर्मूला तो आप लोगों को यहाँ पे दे ही दिया गया है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, निम्नलिखित में देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, या फिर बांग्लादेश है? सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा देश होगा? चलिए, जनसंख्या के अनुसार आप लोगों से पूछा गया है, तो जनसंख्या के अनुसार जो दिए गए देश हैं उनमें से आप लोगों का क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 324 मिलियन है। ठीक है, इंडोनेशिया की 264 मिलियन है। ब्राजील की कोई बताएगा? 209 मिलियन है। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे आपका? बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का 165 मिलियन है। फर्स्ट पे अगर आप लोगों से पूछा जाए तो चीन है, क्योंकि अभी अपनी क्या बोलते हैं, जनगणना हुई नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द uneven of population of distribution? The distribution of population can be analyzed on the basis of continents and countries. South Asia is one of the major contraction which account for about half of the world population. जनसंख्या वितरण की असमानता आप लोगों को बतानी है कि उनका कौन सा कथन सही है। जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीप और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि जो जनसंख्या का वितरण है उनका विश्लेषण महाद्वीपों के और उनके देशों के आधार पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अपन लोगों ने देखा था, जनसंख्या क्या देखती है? आर्थिक कारक देखती है, भौतिक कारक देखती है। वहां पे जलवायु देखेगी, मिट्टी देखेगी, उच्चावच देखेगी, सभी देखेगी, साथ में वहां पे आर्थिक कारक भी है या नहीं है, उसी के हिसाब से जनसंख्या रहना पसंद करती है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। As per 2015, world population prospects what percent from the males population of the world? 2015 की विश्व जनसंख्या संभावनाओं के मुताबिक पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है? 50.1 है, 15.2 है, 50.3 या फिर 50.4% है। तो यहाँ पे आप लोग परसेंटेज याद रखेंगे, 2015 के अनुसार आप लोगों से पूछा गया है। उस टाइम पे कितना था? 50.4% है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका? विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट अफ्रीका में निवास करता है? 12%, 16%, 14% या फिर 18%? यहाँ पे देखिए अपन लोग थोड़ा सा इनको याद रख लें कॉन्टिनेंट वाइज। चलो, तो एशिया में निवास करते हैं 59.5%। ठीक है। अफ्रीका में आपसे पूछे ही गए हैं, तो अफ्रीका में निवास करते हैं 16.9। ठीक है। और इसके बाद में आपका यूरोप आता है। यूरोप में निवास करते हैं 9.7। गुड इवनिंग प्रियंका वर्मा। 9.7 कहाँ पे निवास करते हैं? यूरोप में करते हैं। इसके बाद में आप लोगों का अमेरिका आता है, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका आता है, उसमें निवास करते हैं 8.5। ठीक है। और इसके बाद में आपका उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं 4.8%। और ओशिनिया बचा आपका, ओशिनिया में निवास करते हैं 0.5%। ठीक है, इनको याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, द पोलर रीजन आर स्पार्सली पॉपुलेट बिकॉज ध्रुवीय क्षेत्र में जनसंख्या विरल होती है, क्यों है? द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट ओनिंग टू लो टेम्परेचर, कम तापमान की वजह से उगाने का जो मौसम है वो छोटा होता है। देयर आर नो मिनरल रिसोर्स, खनिज संपत्ति वहां पे नहीं होती है। द रीजन आर फॉरेस्टेड, प्रदेश जो है वो वनमय होता है। क्या कारण है कि जो जनसंख्या है ध्रुवीय क्षेत्रों में विरल है? ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, बोथ हैं बी एंड सी। क्या आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो पोलर रीजन है, वहां पर जनसंख्या विरल क्यों है? क्योंकि कम तापमान होता है, तो वहां पर जो उगाने का मौसम होता है काफी ज्यादा छोटा होता है। जब लोगों का पेट नहीं भर पाएगा तो वो वहां पर निवास क्यों करेंगे? हाँ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डी नहीं होगा, फर्स्ट जो मेन ऑप्शन है प्रियंका आपने छोड़ दिया। Which of the following group of country is correctly sequenced in the ascending order of their population as per the 2016 यूएनओ estimate? 2016 के यूएनओ अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताने हैं। शेयर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो जो अनुमानों के अनुसार देखा जाए जनसंख्या का आरोही क्रम, तो सबसे पहले आप लोगों का क्या आ गया है? इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया के बाद में आप लोगों का, यानी कि सबसे कम से फिर थोड़ा ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में भारत, और भारत के बाद में क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा? चीन के पास में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे से बड़े की तरफ में चलना होता है आरोही में। क्वेश्चन नंबर 37, In Europe, what percent of population is aged 16 year और above? यूरोप की 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का परसेंटेज कितना है? 40% है, 24% है, 34% या फिर 44% है? 60 या फिर उससे अधिक आबादी का परसेंटेज पूछा गया है, यानी कि जो लोग हैं 60 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनका जो परसेंटेज है इसमें आप लोग याद रखेंगे कितना परसेंटेज है? 24% है। ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 24%। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन द मेनलैंड रेशियो, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात डिक्रीज यानी कि घटता है, इंक्रीज बढ़ता है, रिमेन कांस्टेंट स्थिर रहता है, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए, प्रियंका अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना। ओके, चलो। तो जनसंख्या घटने से जो मानव भूमि अनुपात है वो क्या होगा?
बढ़ेगा। इसका उल्टा होता है, जनसंख्या जो घनत्व होता है उसका जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे जनसंख्या घटेगी भूमि अनुपात बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी भूमि अनुपात घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ पर्सन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नोन एज। कृषि भूमि का इकाई क्षेत्र के अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेंसिटी, आर्थिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अर्थमेटिकल डेंसिटी या फिर एग्रीकल्चर डेंसिटी। थैंक यू। चलो, तो ये जो क्या कहा जाता है इसको, जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर जो कृषि भूमि इकाई क्षेत्र, इसके अनुरूप जनसंख्या को अभिव्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व के द्वारा इसको अभिव्यक्त किया जाता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कृषि घनत्व का आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है? कृषि घनत्व का आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो आप लोग याद रखेंगे कृषि में संलग्न, ठीक है? कृषि में संलग्न या फिर कृषि पर आधारित जो जनसंख्या होती है, ठीक है, जनसंख्या अपॉन कुल कृषि योग्य भूमि, योग्य भूमि। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40, टू स्टडी द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुइटेबल। जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कोरोप्लेथ मेथड है, बढ़मात्री विधि है, फ्लो मैप यानी कि प्रभाव मानचित्र है, डॉट मेथड, बिंदुकित विधि है, आइसोप्लेथ मैप, सममान रेखा मानचित्र है। स्थानिक वितरण के लिए जनसंख्या घनत्व के, तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आप लोग याद रखेंगे जो जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के लिए अपन लोग जिस विधि को पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? कोरोप्लेथ मेथड यानी कि बाणमात्री विधि हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये मानचित्र जो आपका कोरोप्लेथ मेथड है वो और किसके लिए यूज किया जाता है? तो एक तो आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, सारा साक्षरता वृद्धि के लिए किया जाता है इसका, और लिंग अनुपात के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी हायर देन इंडिया। निम्नलिखित देशों में से किसका औसत जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है? चीन और जापान का, चीन और पाकिस्तान का, या फिर जापान और पाकिस्तान का, जापान और बांग्लादेश का? चलिए, तो यहाँ पे जो औसत जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है वो किसका है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है अपन लोग को पता है, 382 है, ठीक है? और जापान का देखें तो जापान का कितना है? 345 है। पाकिस्तान का देखें तो 300 है। और बांग्लादेश का अपन लोग देखें, बांग्लादेश का कितना हो जाएगा? 1301 है, यानी एक तो इसका ज्यादा है। और इसके बाद में चीन का देखें अपन लोग तो चीन का 150 है, 150 है। यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन लोग डी को माने तो इसमें जापान नहीं आएगा, क्योंकि जापान का कितना है? 345 है। सिर्फ यहाँ पे एक ही देश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वो किसका है? बांग्लादेश का है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इसमें कोई भी ऑप्शन सही ना माने, सबके जनसंख्या घनत्व जानने के किसके कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? कुल शहरी आबादी अपॉन कुल बंजर भूमि, कुल ग्रामीण जनसंख्या बटे
कुल बंजर भूमि या फिर कुल जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि? कुल जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि। अच्छा, कृषि जनसंख्या, सॉरी, यहाँ पर कृषि जनसंख्या बटे खेती योग्य भूमि। तो क्या करेक्ट होगा? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो पोषण घनत्व को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो कुल जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि। ठीक है, सी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पॉपुलेशन से, तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज कंप्यूटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कायिक यानी कि फिजियोलॉजिकल घनत्व की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? टोटल पॉपुलेशन नेट कल्टीवेट एरिया, यानी कि कुल जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। टोटल पॉपुलेशन अपॉन ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, कुल जनसंख्या बटे सकल कृषि क्षेत्र। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ग्राफिकल एरिया, कुल जनसंख्या बटे कुल जोग्राफिक भौगोलिक क्षेत्र। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल जोग्राफिकल एरिया एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट कवर, कुल जनसंख्या कुल बटे कुल भौगोलिक क्षेत्र वनावरण को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? कायिक घनत्व का आप लोगों से सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है, तो कायिक घनत्व में आप लोग याद रखोगे कुल जनसंख्या बटे निबल कृषित क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यही आप लोगों से कृषीय घनत्व पूछ लिया जाता है। कायिक घनत्व कृषीय घनत्व में अंतर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से कृषीय घनत्व पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे कुल जनसंख्या, कुल कृषि जनसंख्या, ठीक है, अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज कैलकुलेट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्रों में से किसके द्वारा की जाती है? सिंपल क्वेश्चन, अभी अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे फिर से आंसर आप लोगों का कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। हाँ, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट? जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती हुई दर है? स्टेज 3 है, स्टेज सेकंड है, स्टेज फर्स्ट है, या फिर स्टेज फोर्थ है? कौन सी स्टेज इसमें शामिल करोगे आप लोग? तो यहाँ पे आप लोग याद रखें, जो जनसंख्या संक्रमण है इसकी दर आप लोगों से पूछी गई है, जिसमें हाई बर्थ रेट होगा और डिक्लाइन डेथ रेट होगा। तो ये आप लोगों की कोई और नहीं, सेकंड होता है। ठीक है, स्टेज सेकंड होती है। फर्स्ट में आप लोगों का दोनों हाई रहता है, सेकंड में आप लोगों का एक जो बर्थ रेट है वो हाई रहता है और डेथ रेट लो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे का पूरा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के स्टेज से संबंधित आगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया, एंड में बताएंगे। 46। द ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वॉज रिटेन बाई, जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध लिखने वाले रहे हैं कौन रहे हैं? द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक रहे हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस रहे हैं, जूलियन साइमन रहे हैं, या फिर अब्राहम लिंकन रहे हैं? कौन रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर अपन लोग याद रखेंगे जो जनसंख्या सिद्धांत पर जिन्होंने निबंध लिखा था, किसके द्वारा ये निबंध लिखा गया है? तो ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ
पॉपुलेशन, ठीक है, ये उनका ऐसे है। कब लिखा गया था, डेट और याद रखिएगा, 1798 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द इंक्रीज ऑफ बर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम 3 बिलियन टू 4 बिलियन टुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन। विश्व की मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब तक बढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि लगी थी? 15 वर्ष लगे थे, 30 वर्ष लगे थे, 100 वर्ष लगे थे, या फिर 50 वर्ष लगे थे? कितना टाइम लगा था 3 बिलियन से 4 बिलियन होने, सॉरी, हाँ, 3 बिलियन से 4 बिलियन होने में? चलो, तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे कि जो 3 बिलियन से 4 वर्ष होने में टोटल जो टाइम लगा था वो 15 साल का लगा था। यहीं आप लोग याद रखें कि जो 1 अरब से लेकर के 2 अरब होने में जनसंख्या को टाइम लगा था 100 वर्ष, ठीक है। 2 से 3 होने में टाइम लगा था कितना, 30 वर्ष। 2 से 3 होने में कितना टाइम लगा था, 30 वर्ष लगा था। और 3 से 4 होने में 15 वर्ष लगा था। 4 से 5 होने में 12 वर्ष लगा था, ठीक है। और इसके बाद में 5 से 6 होने में कितना टाइम लगा था, यहाँ पे भी करीब 12 वर्ष ही लगे थे। और 6 से 7 होने में भी 12 वर्ष लगे थे, ठीक है। और अभी जो विश्व में मानव जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो कितनी है, 7 अरब है। क्वेश्चन नंबर 48। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या अधिक्य पर, अंडर पॉपुलेशन, न्यून जनसंख्या पर। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर सभी लोग बताइए फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है किस अवधारणा पर आधारित है, तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे ये आधारित है किस पर, न्यून जनसंख्या और जनसंख्या आधिक्य पर, दोनों पर ये आधारित है, ठीक है। दोनों पर ये क्या है, आधारित है, यानी कि ऑप्शन आप लोगों के ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट, माइग्रेशन। वृद्धि का मुख्य कारण आप लोगों से पूछा गया है कि क्या कारण जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर हो रहा है, यानी कि जो जन्म दर है वो अधिक हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है। इसके कारण क्या है, कारण इसका क्या है, मृत्यु दर कम हो रही है क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति है उसमें सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की काफी ज्यादा विकास हो रहा है, जिसके कारण जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ रही है। और बर्थ रेट आप लोगों की उतनी बनी हुई है, तो ऑप्शन आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है आराम से। 50। अब परिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सूत्र पूछा गया है और वो सूत्र आप लोगों को बताना है क्या होता है, अपरिष्कृत यानी कि क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, CBR जिसको आप लोग बोलते हो, क्रूड बर्थ रेट, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो शोधित जन्म दर होता है इसका फॉर्मूला आपका जो होता है वो नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन अ ईयर एंड टोटल पॉपुलेशन इन मिडल ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या अपॉन वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या इंटू 1000। यहाँ पे भी आप लोग याद रखिए, रखा कीजिए 1000 है या फिर 100 है, इसमें भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। पवन यादव आज ही ज्वाइन किए हो क्या आप, या फिर पहले से ज्वाइन किया है? कमेंट करके बताइए पवन यादव।